अस्सलामु अलैकुम। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि क्लास 9th के आगा खान बोर्ड जो प्लेटफॉर्म जो था इसका इनका नॉलेज बेस उसके न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 9 से रिलेटेड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इसकी सेटअप के ऊपर आए हुए हैं जो कि आप लोगों का मॉक आने वाला उन चैप्टर्स के लिए मैंने सेपरेट किए थे। तो ये ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि पहला MCQ जो है वो क्या कह रहे हैं कि इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ये वैल्यू दी हुई है सी स्क्वायर की और m की वैल्यू ये मैस इतना है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये बताइए कि अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी निकलेगी इसके रिलेटिव इतने मैस में से, तो फॉर्मूला क्या है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो मैस कितना है 7 इंटू 10⁻31 और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर है 9.07.0 है ये इंटू 10⁻16। तो 9 6 9 9 7 63 आ जाएगा ये इंटू 10⁻31 और प्लस 16। तो -31 और प्लस 16 जो होगा वो आपके पास हो जाएगा, एक मिनट कैलकुलेटर हम उठा लेते हैं यहाँ से। -31 -16 तो ये आ जाएगा 31 -16 तो ये 15 आया। तो ये 63 इंटू 10⁻−15 आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर है। अब ये आप जानते हैं कि इसे हमने राउंड ऑफ करना है। ये अगर मैं इसकी प्लेसेस चेक करूं तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो इसको भी हमने 2 पे रखना है। तो पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले आए तो 6.3 इंटू 10⁻−15 से इस तरफ ले आए, ये छोटा हो गया तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब क्या है ये -14 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा 6.3 इंटू 10⁻−14 जूल्स। अगला क्वेश्चन देखें। A uniform plate made up of unknown material, एक यूनिफॉर्म प्लेट है जो कि अननोन मटेरियल से बनाई गई है। थ्रस्ट अंडर वाटर, जब उसको पानी में डुबोते हैं, अंदर भिगो देते हैं, डाल देते हैं पानी में, इज थ्रस्ट अंडर वाटर एंड देन रिलीज्ड, इनको अंदर बिल्कुल करके छोड़ दिया गया। इफ द वेट ऑफ द प्लेट इज 250 न्यूटन एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लेट इज इतने मीटर की, विल द प्लेट फ्लोट अप द सरफेस ऑफ द वाटर और, जबकि वाटर की डेंसिटी इतनी है। अब आप ये देखें कि इफ द वेट ऑफ द प्लेट इज इतने न्यूटन एंड इसका वॉल्यूम, इसका वेट और उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है। इफ द वेट ऑफ द प्लेट इज इतना, अब यहाँ पे वेट दी गई है प्लेट, वो कितनी है 250 न्यूटन है। तो मैस जो होगा इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 25 किलोग्राम की एक प्लेट है, मेड अप ऑफ अननोन मटेरियल, किसी और मटेरियल को। इसका जो वॉल्यूम दिया गया ये मैस हो गया। जो प्लेट का वॉल्यूम है वो 0.015 मीटर क्यूब है। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ प्लेट निकालता हूँ तो मैस ऑफ प्लेट मुझे पता है 25 डिवाइडेड बाय 0.015 आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ प्लेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 25 डिवाइडेड बाय 0.015, तो ये आ गया 1666 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ प्लेट आई और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ प्लेट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि इसको इमर्स्ड हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। प्लेट विल सिंक डीपर, नीचे डूब जाएगी बिल्कुल। अगर ये इक्वल होता तो ये तैर जाती, अगर लेस होता तो ये ऊपर उठती। प्लेट विल फ्लोट अपवर्ड, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। अगला क्या, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया, ऐसी फोर्स जो कि यूनिट एरिया पे एक्ट करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप, जबकि वो उसकी शेप और साइज को भी क्या करेगी, चेंज कर रही है। तो शेप और साइज को चेंज करने वाली फोर्स जो होती है वो स्ट्रेस कहलाती है और ये प्रेशर ही होती है बेसिकली। तो स्ट्रेस जो होती है वो शेप और उसके एरिया को चेंज करती है, जो चेंज हो रहा होता है वो स्ट्रेन कहलाता है। तो ये स्ट्रेस आंसर। अगला देखें, इट टेक्स इतने किलो जूल्स
तकरीबन इतने किलो जूल्स जो है एनर्जी रेजेस द टेम्परेचर, बढ़ा रही है ऑफ वाटर बॉडी बाय 10। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा रही है, इतने जूल्स एनर्जी। तो ये डेल्टा क्यू हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, एम आपने फाइंड आउट करना है। इफ स्पेसिफिक हीट इज इतना, यानी कि सी की वैल्यू ये है, तो फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर आपने मास फाइंड आउट करना है तो डेल्टा क्यू सी और डेल्टा टी ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 210,000 किलो जूल है, तो 3 0 और लगा दीजिए। ठीक है, किलो जूल का मतलब क्या हो गया, 3 0 हटा दें आप, किलो आंसर किलो ही में रखेंगे, नहीं लगा दीजिए, आंसर आएगा ही किलो में। डिवाइडेड बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 10 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपके पास 21000000 डिवाइडेड बाय 4200 इज इक्वल टू ये आया, और डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितने 500 किलोग्राम आपके पास, 500 किलोग्राम मास जो होगा वो अपवर्ड होगा। तो 500 नहीं 5000 हो जाएगा, शायद हमने एक ज़ीरो इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, 00000 500 किलोग्राम आ रहा है, 4200 0000। खैर 500 आना चाहिए। अब आप इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा, हो सकता है क्वेश्चन में आ रहा हो। ठीक है ना, इसे अपने पास भी देख करके देख लीजिएगा। कंपेयर टू द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन, सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होता चला जाता है, तो लोअर होगा माउंटेन, सॉरी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन, तो माउंटेन पे क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए एज कंपेयर टू सी लेवल। अच्छा, इसके बाद आ रहा है 4 पिलर सपोर्ट्स रूफ, ये 4 पिलर हैं जो कि रूफ को सपोर्ट किया। इफ़ द वेट ऑफ द रूफ इज इतने न्यूटन, यानी कि इसका जो वेट आ रहा है वो कितने न्यूटन है 4000, रूफ का जो वेट आ रहा है वो कितना है, ये है छत, इसका वेट है 4000 न्यूटन एट द टॉप सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, जबकि पिलर का सरफेस एरिया जो है वो कितना, एक पिलर का जो सरफेस एरिया है वो कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेस बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द पिलर, तो पिलर के ऊपर कितना, तमाम पिलर्स के ऊपर स्ट्रेस कितना आ रहा होगा। तो स्ट्रेस जो होता है वो बराबर होती है, 1 मिनट मेरा बेटा, तो हम जो हैं वो इसको देख रहे थे, स्ट्रेस जो होगा वो 4000 ओवर 0.25 स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया देखिए, द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ 1 पिलर इज इतना, तो ये 1 पिलर का है, तो 4 कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए, 1 मिनट, वो रिजल्ट आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आया, और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, 4 से, तो ये आएगा तकरीबन यही आ जाएगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4000 आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा, चेक कॉन्सेप्ट रही हो सकता है कि कोई चीज़ गलत हो जाए तो फिर आप मैसेज करके उसके अंदर मुझे बता दीजिएगा, तो हम उसको सेट कर लेंगे। द हाइट ऑफ द तर्वेला डैम इज इतने मीटर, द अज्यूमिंग दैट द डैम इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ, विद डेंसिटी। अब ये डैम है, ये पूरा डैम है समझिए, और ये डैम जो है ये पानी से भर दिया गया, यहाँ पे पूरा क्या मौजूद है, वाटर है। अब इसकी अंदर कितने मीटर हाइट जो इसकी दी जा रही है वो 143 मीटर्स हाइट है, एच। पानी की डेंसिटी जो बताई जा रही है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या है 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्रेशर एक्सर्टेड एट द बेस ऑफ द डैम, यहाँ पर प्रेशर या इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर पी आएगा वो कितना आएगा. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है रो जी एच. इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं. तो रो कितना है 1000, जी कितना है 10 और एच कितना है 143. तो आपके पास कितना आ जाएगा 143 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा. ये 5 ये 6, तो 1.43 इंटू 10 की पावर 6 आना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल 10 की पावर 6 पास्कल. ये वाला आंसर है. अगला देखें भाई, What does Hooke's law state? So Hooke's law क्या कहता है कि stress varies directly within under elastic limit. Strain जो produce होगा in a body is always directly proportional to the stress applied to it. लेकिन limits तो इन्होंने mention ही नहीं की under elastic limit. तो यहाँ पे वो वाली चीज़ जो होगी वो गलत कंप्लीट नहीं हुआ. स्ट्रेन प्रोड्यूस इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड टू द बॉडी. सही है. विद इन इलास्टिक लिमिट ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल आफ्टर एक्सीड द लिमिट. और जब लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो ये इन्वर्सली तो नहीं होगा. ये वाली चीज़ नहीं पड़ी है. जब एक्सीड कर जाएगी तो फिर ये इन्वर्सली नहीं होगा, फिर ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा. अंडर इलास्टिक लिमिट ही एप्लीकेबल रहता है. स्ट्रेन प्रोड्यूस इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड टू द बॉडी विद इन इलास्टिक. ये सही है. इन्वर्सली गलत हो जाएगा. अगला, हाउ मच एनर्जी डज अ बॉयल 10 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100. अगर मैं 10 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करता हूँ एट 100, डज टू बॉयल 100 किलोग्राम ऑफ वाटर. अब देखिए स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा है आइस की. लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतनी है. अब यहां पे देखें तो 10 किलोग्राम पानी को अगर हम बॉयल करने के लिए जाएं, 10 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली बॉयल होने का मतलब क्या है कि मैं इसे एवापोरेट कर रहा हूं. तो एवापोरेट कर देने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एच वी होगा. मैस कितना है, मैस है 10 और एच वी है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है 2260000. तो ये आ जाएगा 2.2260000. पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7. 2.26 इंटू 10⁻7 जूल्स एनर्जी. अगर मैं किलो में करूँगा तो इसको हटा दीजिए आप. तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 2.260 इंटू 10⁻4 किलो जूल या 2.26 इंटू 4 किलो जूल. टू 2.26 इंटू 10⁻4. तो यही आ गया. देखिए किलो के अंदर में तो 10⁻4 यानी कि 2260 किलो जूल. ये पॉइंट्स हटा दें, पॉइंट यहाँ लगा दें तो यही वाली चीज़ आ जाएगी. तो ये फर्स्ट आंसर. अगर मेगा में रखेंगे तो 10⁻6 रखेंगे और 22.6 मेगा जूल्स आ जाएगी. देखिए भाई 22.6 मेगा जूल्स जो है ना वो ये ज़्यादा 6 मेगा और ये किलो जूल सेम है ये. तो ये देख लीजिएगा, इसको कन्वर्जन करेंगे तो समझ में आएगी. अ डेंटेड पिंग बॉल, dented ball जो है can be made round again by putting hot water because plastic will contract on heating. Stress in the dents are confined by heat. नहीं. Steam bubbles in the water jolt the ball. नहीं. The air inside the ball become hot and expand equal direction. तो ये वाला सही होगा. अंदर से हवा एक्सपेंड करेगी all direction तो बॉल सेट हो जाएगी. Metals are good conductor of heat. क्यों? They have free electrons. हाँ ठीक है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता. देयर मॉलिक्यूल्स मूव वेरी फास्ट एंड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अगला क्या है? द वेंटिलेटर ऑफ द रूम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन. वेंटिलेटर कन्वेक्शन पे कैसे काम करते हैं? नीचे से हॉट एयर होती है और लाइट एयर के ऊपर उठती है और वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है. तो ये हॉट एयर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये दैट शुड बी कन्वेक्शन. डिस्क्राइब द राइज इन द टेम्परेचर इन द बॉडी. All of the following factors depends upon the internal.
और जो इंटरनल एनर्जी ऑफ वो होता है वो असल में एक सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, वो आपके पास कहलाती है इंटरनल एनर्जी। तो वो इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती डिपेंड? तो देखो मास पे डिपेंड करती है। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब क्या है, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करते हैं आप, तो पहले आपने 4 पार्टिकल रखे थे और वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम अगर आपने बढ़ा दिया तो डेंसिटी रिड्यूस कर दी। 4 पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल का सम तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम किसी हद तक कह सकते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हाँ होता है, पोटेंशियल पे भी होता है, तो वॉल्यूम की वेरिएशन से काइनेटिक का सम और पोटेंशियल का सम जो होगा वो आपस में चूंकि कांस्टेंट रहेगा, लिहाजा वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो वॉल्यूम होगा। एक्सेप्ट है ना? तो इसमें अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज अपथ्रस्ट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू द मास के इक्वल तो नहीं होता, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होता है। इज इक्वल टू द लिक्विड इक्वल टू इट्स वेट, डिस्प्लेस्ड वाटर के लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हमने ये देखा। अगला देखें, द रेट एट विच द रेडिएशन इमिट, जो रेडिएशन इमिट होती है किसी भी मटेरियल से, जो रेडिएशन इमिट होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो भाई रेडिएशन जो बॉडी से इमिट हो रही है वो इसकी इंटरनल एनर्जी को डिपेंड करेगी। अगर इसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो ये रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। अच्छा, एमिशन ऑफ रेडिएशन इस बॉडी के टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है, इसके कलर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, इसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा निकलेगी। ऑल ऑफ दीज, तो इसका मतलब क्या है कि उसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। According to the KMT, the molecules of substance are in rest नहीं, are in a state of motion ठीक है, have constant momentum नहीं, कुछ की ज़्यादा होगा कुछ का कम, have same velocity during collision नहीं, opposite direction में आ जाएगी, लिहाजा क्या आएगा, are in state of motion। वो एनर्जी जो कि ट्रांसमिट होती है किसी हॉट बॉडी में से टू द कोल्ड बॉडी, ट्रांसमिट या मूव कर रही थी, उसको हम हीट कहते हैं। उस एनर्जी हीट जो होती है ट्रेवलिंग एनर्जी कहलाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर डिपेंड्स एक्सेप्ट। अब रेडिएशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, सरफेस टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, बॉडी का सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा, कलर ऑफ सरफेस हाँ इस पर भी करती है, प्रेशर नहीं, प्रेशर के ऊपर नहीं करती, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेशर होगा, डी। अगला देखें, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वो आपके पास पॉइंट जहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करती है, ये तो अब अलग हो जाएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। हाउ मच एनर्जी डज टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 6 किलोग्राम डम्बल 13 डिग्री। मुझे टेम्परेचर कितना रेज करना है, डेल्टा टी 13 डिग्री, कितना मास है 6 किलोग्राम, रेज ऑफ टेम्परेचर, हाउ मच एनर्जी डज रिक्वायर्ड, तो डेल्टा क्यू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इसका डेल्टा क्यू, मैस कितना है 6 है, सी की वैल्यू ये दी हुई है 470, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना रेज हुआ इतना, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 470 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या आया 36,660। अच्छा भाई, इसके बाद देखें, वाइल ड्रिंकिंग जूस, जब आप जूस पी रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ फ्रॉम जूस केन, द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, एयर प्रेशर जब आप उसको सक करते हैं तो आप अपने मुंह में एयर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तभी हाई प्रेशर इनसाइड द लिक्विड क्या होगा, उसको ऊपर चढ़ा देगा। अब यहाँ हीटर X प्लेस बिटवीन द टू बीकर सेक्शन Y गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग बीकर गेट ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, इसमें से यहाँ पे अगर हीटर रख के एक X और एक Y और दोनों तरफ मैं हीट दे रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि Y के ऊपर टेम्परेचर रेजिंग क्या होगी, ज़्यादा तेज होगी एज कम्पेयर टू X में, क्योंकि ये ब्लैक सरफेस है तो ब्लैक के एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। वाई, बिकॉज ब्लैक सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो ये बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट पॉट इज इतने डिग्री सेंटीग्रेड देन इट्स टेम्परेचर इन कैल्विन, तो भाई कैल्विन के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है लगभग, तो ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 273, तो 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 3 398 आ जाएगा, 398। अगला देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन, इसमें से सारी चीज़ें कन्वेक्शन में, एक नहीं है कन्वेक्शन। अब देखिए, फैंस टू ड्राई ऑफ स्वेट, जब आप पंखा चलाते हैं और आपका पसीना खुश्क होता है तो फीलिंग इफेक्ट जो आता है वो कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग का मतलब क्या है, ये इवेपोरेशन से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपके पास कन्वेक्शन होगी। गैस हीटर हीटिंग अप, ये भी कन्वेक्शन होगी। और हीलिंग पैड टू रिलैक्स मसल्स, ये भी क्या होगी, नहीं, फैंस टू ड्राई ऑफ स्वेटिंग, heating pads to relax muscles. All of the following show transfer of heat by convection except convection. देखिए, इसमें भी हीट दी जा रही है हीटिंग पैड के थ्रू। गैस हीटर ये भी हीट दे रहा है, हॉट एयर इसमें भी हीट आ रही है, लेकिन फैंस टू ड्राई स्वेटिंग इसमें हीट नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कन्वेक्शन होंगे, सिर्फ ऊपर वाला जो होगा। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो होता है, इससे वेट फाइंड आउट किया था अननोन बॉडी का। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के थ्रू आप भी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइजन प्रिंसिपल अलग है। एन इनक्लोज्ड कंटेनर, एक इनक्लोज्ड कंटेनर अगर है तुम्हारे पास, एंड इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस, बढ़ा दो तो द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, अगर तुम किसी गैस के कंटेनर में गैस को प्लेस करके उसको हीट अप करो, यानी कि उसको एनर्जी दो और टेम्परेचर बढ़ाए, तो मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर कोल्यूशंस बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। If force F is applied on a spring, एक force spring पे apply हो to extend or compress by the distance x, then the force will be directly proportional to the spring constant k. This statement is based on Hooke's law कहती है। स्प्रिंग और उसकी मूवमेंट जो है वो हुक्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है। द क्वांटिटी टू डिटरमिन द एवरेज, वो क्वांटिटी जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करती है मॉलिक्यूल की, वो उसका टेम्परेचर कहलाती है। अगला क्या है भाई, आइडेंटिफाई द पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स जो है वो बेसिकली वैक्यूम है, जो कि कंडक्शन को खत्म करने के लिए डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल वैक्यूम कॉर्क और थिन सिल्वर्ड, तो ये डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल कहलाएगी। और ये किसको खत्म करती है, रिड्यूस करती है, कंडक्शन को रिड्यूस करती है। इसके अंदर जो इनर सरफेस सिल्वर्ड होगी वो किसको खत्म कर रही होगी, वो रेडिएशन को रोकेगी। When the pressure experienced at point P, what pressure, ठीक है। अब बताइए पॉइंट P के ऊपर प्रेशर, तो पॉइंट P पे प्रेशर निकालूंगा तो रो जी एच आएगा। रो की वैल्यू 1000 होती है, जी की वैल्यू 10 है और एच कितना है 25, तो ये आ जाएगा 25,000 पास्कल, तो ये 2.5 लाख पास्कल आ जाएगा, 2,50,000 अगर इन्होंने प्रेशर यहाँ पे देखो 1000 ही दिया हुआ प्रेशर, और 1 ATM जो है वो इतने किलो पास्कल के बराबर है, तो इन्होंने ATM नहीं लिखा हुआ ना, बस ऐसा ही है, ये आ गया काफ़ी। थर्मोमीटर लिक्विड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो लिक्विड है उस थर्मोमीटर की उसकी प्रॉपर्टी। अब अगर एक थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर के अंदर उसकी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम उस वक्त होगी जब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो क्या हो, हाई हो, और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो होना चाहिए लो। अब मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो इसका मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो गया है, तो वहां से लेके मेल्ट होने के बाद बॉयल होने पर जो एक्सपेंशन होगी वो मैक्सिमम रेंज पे आएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। तो इसका आंसर ए होगा। अब ये शायद लास्ट है। अ फ्लोर ऑफ अ स्मॉल ब्रिज
हैज़ मैक्सिमम प्रेशर कैपेसिटी इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर आ गया आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रेकिंग द फ्लोर। अब ये इसकी कैपेसिटी 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10,000 का मतलब क्या हो गया, 10,000 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उठा सकता है प्रेशर। अब अगर उस ब्रिज के ऊपर से एक एलिफेंट गुजरे जो कि इतने 1000 न्यूटन का हो एंड फुट कवरिंग इतने सेंटीमीटर ऑफ फ्लोर, और उसके चारों पैर जो हैं वो मिला के, यानी कि ये एलिफेंट है तो इसकी चारों टांगे मिला के यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बन रहा है आपके पास वो कितना बन रहा है, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो मीटर के अंदर 400 है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 दफ़ा है ना ये, तो सेंटी मिलेगा 10 की पावर -2 होता है, यहाँ पे भी 10 की पावर -2, और मीटर मिलेगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा 400 पहले से, तो ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा -3 आएगा -2, तो 4 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। अब 40,000 है ये, 40,000 को आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ से पॉइंट यहाँ लाएंगे -1 और फिर 0, तो 0.04 आ जाएगा ये। तो 40,000 को 0.04 से डिवाइड करके देख लें आप, 40,000 डिवाइडेड बाय 0.04 से डिवाइड करें तो ये तो 1 लाख आ जाएगा, तो ये तो गिरा देगा ब्रिज को, क्योंकि ब्रिज सिर्फ और सिर्फ कितना बर्दाश्त कर सकता है, 10,000, तो ये तो 1 लाख आ जाएगा। तो ये 1 लाख जो होगा ये तो इसको फॉल करा दे। दूसरा क्या है, इतने किलोग्राम लेडी है जिसने पेयर ऑफ शूज पहने हुए हैं, शी कॉन्टैक्ट एरिया इतने सेंटीमीटर विद द फ्लोर। अब 400 किलोग्राम की है और कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 0.04 जो आया था वो 400 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 0.001 आ जाएगा। तो 4000 से 0.001 को आप रख के डिवाइड करके देख लें, तो 400 डिवाइडेड बाय 0.001 ये आ जाएगा 4 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आएगा प्रेशर, तो इससे भी क्या होगा, वो गिर जाएगा। फिर इसको करके देखें, 900 0. यानी कि 150 डिवाइड बाय 0.0 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.04 था, 900 0.09 होगा, 150 डिवाइड बाय 0.09, 150 डिवाइडेड बाय 0.09, तो देखें भाई ये 166 आ गया। ये इसका आंसर जो आ रहा है वो 1666 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये बर्दाश्त कर जाएगा मोटरसाइकिल। अगला क्या है, अ हैवी टेबल ऑफ वेट इतने न्यूटन स्टैंड 3 lakhs, ईच लैक कॉन्टैक्ट एरिया इतना विद द फ्लोर। तो अब इसके हिसाब से आप देख लेंगे तो ये भी मेरे ख्याल में मैक्सिमम नहीं आएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थर्ड वन जो है वो आपके पास एक्सेप्टेबल होगा, तो इसको यहीं तक